बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का लेसन नंबर 11 भारती का सपूत। इसका स्वाध्याय हम देखेंगे, यानी कि ये पाठ के अंदर आप देखो, ये जो आपका पाठ है पाठ 11 भारती का सपूत, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी प्रश्न दिए गए हैं ना, सभी के उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से सारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। क्या इसमें आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं? वाक्य में ऐसों का प्रयोग इनके लिए किया गया है, तो किन के लिए किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। इसका उत्तर पहले वाले का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका देखो, पहला पॉइंट कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद, ठीक है। दूसरा बाबू वेनी प्रसाद। फिर तीसरा है ना समझ और अशिक्षित लोग, ठीक है। फिर इसमें है लिखिए, क्या लिखना है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भारतेंदु का व्यक्तित्व। आपको ना भारतेंदु का व्यक्तित्व लिखना है, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे इसका उत्तर। देखो पहला, भारतेंदु प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनका रूप चपल था। कैसा था? चपल था। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है पतली लंबी और चमकदार उनकी आंखें थी, घुंघराली लटे कानों पर झूलती रहती थी, ठीक है। देखो यहाँ पे भारतेंदु जी का व्यक्तित्व बताया जा रहा है, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। भारतेंदु का उत्साह दबंग था, वे फक्कड़ थे, निर्भीक थे, उनके होठों पर सदैव क्षमा भरी अपराजित मुस्कुराहट खेलती रहती थी, ठीक है। तो देखिए हमने भारतेंदु जी के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ई है अंतर लिखिए। देखो बच्चों, अभी आपको अंतर बताना है, ठीक है, डिफरेंस। तो मिशन के स्कूल और भारतीय स्कूल। तो मिशन के स्कूल मतलब जो मिशन के स्कूल रहते थे इसमें और भारतीय स्कूल दोनों के बीच का अंतर आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है मिशन स्कूल अंग्रेजों द्वारा खोले गए थे, जबकि भारतीय संस्कृति के विषय में बताया जाएगा। कौन से? भारतीय स्कूल में, ठीक है। ये तो उन्होंने खोले थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। दूसरा, वहाँ विदेशी संस्कृति पढ़ाई जाती थी, जिसे पढ़कर भारतीय काले साहब बनकर उन लोगों की तरह अपने ही देशवासियों से नफरत करके स्वयं पर घमंड करते थे। यानी ये जो मिशनरीज स्कूल होती है ना, उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें क्या सिखाया जाता था, जैसे वहाँ पे जो लोग पढ़ते थे, ठीक है, वो कैसे बन जाएंगे? उन्हीं की तरह बन जाएंगे, उन अंग्रेजों के जैसे। क्योंकि वहाँ पे विदेशी संस्कृति पढ़ाई जाती थी ना, तो वो लोग जैसे थे वो वैसे ही बन जाते और अपने ही देशवासियों से नफरत करते, ठीक है, और खूब घमंड करते। और भारतीय संस्कृति में देख लीजिए, भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी एक भाषा की तरह पढ़ाई जाएगी। देखो इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी मतलब पूरा ही पढ़ा दिया जाता है, एकदम से उन्हीं की तरफ बना दिया जाता है। लेकिन भारतीय स्कूल में अंग्रेजी को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन एक विषय की तरह, ठीक है, ताकि भारतीय जान सके कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे शब्द संपदा में आ जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे प्रश्न, देखो बच्चों आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ, ठीक है। ये देखो इसका दे दिया ना मैंने, और अंतर ये जो था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे है शब्द संपदा, जिसमें दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। पहले समझते हैं यहाँ पे दिया क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के भिन्नार्थक अर्थ लिखकर उनसे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी आपकी किताब में देखो तब आपको अच्छे से समझेगा। यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं ना, इनका आपको अर्थ लिखना है और उनसे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करने, और उन शब्दों की मदद से आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। वाक्य पता है ना, सेंटेंस, ठीक है। तो चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया है? दिया, ठीक है। तो दिया यानी क्या होता है? इसका अर्थ बताइए। दिया मतलब होता है देना। तो वाक्य देखो हमने बनाया है कि माँ ने भिखारी को भोजन दिया। आप देखो, आप जब वाक्य बना रहे हैं ना, तो उस वाक्य में ये शब्द आना चाहिए, ठीक है। उसी को तो कहते हैं ना वाक्य प्रयोग। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे आया ना दिया, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, समझे। फिर आगे चलते हैं। अब देखो दिया, दो दिया होता है, एक तो ये वाला दिया मतलब देने वाला दिया, लेकिन एक और दिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं दीपक, दीप, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखने का तरीका अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तब वो अलग तरीके से लिखते हैं। जब इधर से मात्रा दे दिया तब तो वो देने वाला हो जाएगा, लेकिन जब इधर से मात्रा लिखा तब वो दिया हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वाक्य हमने बनाया है कि दिवाली की रात जिधर दृष्टि जाती है दीप ही दीप नजर आते हैं। तो देखो हमने दिया का यूज कर लिया है। फिर संदेह, सदेह, संदेह नहीं है, माफ कीजिएगा,
क्या यहाँ पे सदेह, सदेह मतलब क्या होता है, देह के साथ, ठीक है। आपने ये भी शब्द कहीं पे सुना होगा, सशरीर बोलते हैं, सशरीर मतलब क्या, शरीर के सहित, ठीक है। जैसे कि मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि मीराबाई सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में, मतलब भगवान कृष्ण के में समाहित हो गई थी, ठीक है। सशरीर मतलब क्या, वो पूरे शरीर के साथ, तो वही है यहाँ पे सदेह यानी देह के साथ, ठीक है। तो वाक्य देखो हमने क्या बनाया है कि राजा त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाना चाहता था। देखो देखो बच्चों, स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, आपको देह यहाँ पर त्याग करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो राजा त्रिशंकु थे वो सोच रहे थे कि मैं इस शरीर को ही लेकर के कहाँ पर जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, ठीक है। अब देखो ये सदेह हो गया, और यहाँ पे नीचे आओगे तो संदेह, संदेह आपको पता ना, कहते हैं ना किसी पे संदेह नहीं करो, ठीक है, तुम ऐसे झूठ मूठ का संदेह ना करो। संदेह यानी क्या होता है, शंका करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाक्य बनाया हमने कि बात बात पर संदेह करना अच्छी आदत नहीं है ना। बात बात में आप शक करोगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है, ये तो गलत बात ही है, समझ में आ रहा है। आगे चलिएगा, यहाँ पे देखिए अगला शब्द क्या है, जलज। तो जलज यानी क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। तो कमल, इसका हमने वाक्य प्रयोग किया है, झील में खिले जलज उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जलद, ये जलज था, तो जलज मतलब कमल, लेकिन जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है, ठीक है। तो आकाश में जलद इधर उधर उड़ रहे हैं। फिर अपत्य यानी क्या होता है बच्चों, संतान होता है। तो हम सभी किसकी संतान है, तो हम सभी मनु की संतान है। जो महाराज मनु थे ना, उनकी ही हम सभी संतान है, इसीलिए तो हमको क्या कहा जाता है, मानव कहा जाता है, समझे। फिर यहाँ पे अपथ्य, तो अपथ्य यानी क्या होता है बच्चों, अहितकर होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपथ्य भोजन से बचना चाहिए, यानी जो भोजन हमारे लिए अहितकर है, ठीक है, हितकारी नहीं है, उससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, हमें वो भोजन नहीं लेना चाहिए। उद्दाम मतलब क्या होता है बच्चों, निरंकुश, ठीक है। तो इसका जो वाक्य है वो आप देख लीजिए, गंगा उद्दाम होकर पहाड़ों से नीचे उतरती है। फिर अगला उद्यम, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रयत्न, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर उद्यम बिना कुछ भी संभव नहीं है, यानी बिना प्रयत्न किए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है ना, बिना प्रयास के कुछ मिलता है क्या, नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे अभिव्यक्ति आता है। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, तीसरा का अ, भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक होती है, इस पर अपना मत लिखिए। ये जो भाषा है ये राष्ट्र के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना मत बताइए, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के। तो देख लो इसका उत्तर हमने लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ, ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। देखो क्या बोला गया इसमें कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। भाषा की सहायता से किसी समाज विशेष या देश के लोग अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज और देश का निर्माण मनुष्यों के पारस्परिक सहयोग से होता है। भाषा हमारे सामाजिक जीवन की नींव है। भाषा राष्ट्र के निवासियों को एक दूसरे से जोड़ती है। यह राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए भाषा आवश्यक है। भाषा के महत्व को मनुष्य ने लाखों साल पहले पहचान कर उसका निरंतर विकास किया है। भाषा के द्वारा ही देश और समाज के प्रति हमारे भाव झलकते हैं। इस झलक का संबंध व्यक्तित्व की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी होता है। राष्ट्र के विकास में भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारतेंदु जी ने कहा था, क्या कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि निज भाषा उन्नति है, मतलब हमारी जो निज भाषा है, ठीक है, निज भाषा, उसी की वजह से क्या हो सकती है, हमारी उन्नति हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, निज भाषा ही समझो आपकी उन्नति है। सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुको मैं आपको पूरा एक साथ दिखाती हूँ, ये लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें आ है कि व्यक्ति की करनी और कथनी में अंतर होता है। इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, अभी आपने भी सुना होगा, कहते हैं ना कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है। सचमुच का अंतर होता है, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करके बताओ तब ना माने। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तो
यहाँ पे देखो शायद मैंने लिखा हुआ है, शायद आपके विचार इससे मेल खाते हो। चलिए आपको पढ़ करके बताती हूँ। ईश्वर की इस सृष्टि में मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से क्या है, श्रेष्ठ है, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ मानव अनेक अवसरों पर अनेक ऐसे काम करता है जिन्हें वह स्वयं गलत बताया करता है। कई लोग बातें तो आदर्शों की करते हैं परंतु स्वयं आदर्शों से दूर रहते हैं। धर्म की, ज्ञान की बातें तो खूब करते हैं परंतु धर्म को अपने जीवन में धारण नहीं करते। कहा भी गया है, कहना आसान है किंतु करके दिखाना बड़ा कठिन होता है। कहने में केवल जीभ हिलानी पड़ती है जबकि करने में मेहनत करनी पड़ती है। करनी और कथनी में अंतर आज के समय में पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। मनुष्य की करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो कहता है उसे वही करना चाहिए। व्यक्ति का गौरव उसकी कथनी से है, उसकी वाणी से है, उसके वादों से है, उसकी घोषणाओं से है, उसके इरादों से है, उसके संकल्पों से है। कुछ भी कहने से पहले यह ध्यान में होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर लोग विश्वास करते हैं, उससे आशा करते हैं, इसीलिए जो भी कहा जा रहा है उसके समान आचरण भी आपका होना चाहिए। करनी और कथनी में समानता होने से हम सम्मान पाते हैं। सही बात है ना। खाली बस ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, बस बोल दिया, लेकिन हम स्वयं उसका पालन नहीं करते, फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं। ठीक है, बाद में अभी सामने से तो ठीक है आपने लोगों को बोल दिया ये वो, ठीक है, खूब आपने अच्छी अच्छी बातें बोल दी, लेकिन जब आप उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं फिर बाद में लोगों को पता चलता है तो आपका जो सम्मान है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो बोल रहे हैं वैसा करते हैं तो फिर लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, आपका हर जगह आदर सम्मान होता है। समझे? तो ये था बच्चों इसका उत्तर, आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। इसमें अ है, देखो फोर्थ का ए, भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया, पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है कि भारतेंदु का जन्म उच्च कुल में हुआ था। उनके जन्म के समय केवल उच्च कुलों का ही सम्मान था। उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने साहित्य में कुल के गर्व को सम्मान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने देश के गर्व को स्थान दिया। ठीक है, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियां, अशिक्षा, मातृभाषा के प्रति प्रेम आदि को जनता के समक्ष उजागर कर देश की स्थिति सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आ है यहाँ पे देखिएगा, भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमने लिखा है, भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की आयु में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जहां मुफ्त दवा दी जाती थी। उन्होंने भारतीय बालों यानी क्या, बालकों, ठीक है, बालों को अपने देश की संस्कृति सिखाने के लिए एक मदरसा खोला जिसमें अधिकतर विद्यार्थी बिना फीस दिए पढ़ते थे। उन्हें किताब और कलम मुफ्त बांटे जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खाना भी वहीं पे खिलाया जाता था। भारतेंदु जी के पास कभी भी कोई कैसी भी याचना लेकर आता था, वे खुले मन से सभी की सहायता किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला है साहित्य संबंधी ज्ञान। तो इसमें 5वां जानकारी दीजिए। इसमें अ है, रांगेय राघव जी की रचनाओं के नाम। तो देख लीजिए यहाँ पे नाम लिखे हमने, लोई का ताना, भारती का सपूत, उसके बाद तीसरा कब तक पुकारूं, ये उपन्यास है। फिर अंगारे न बुझे कहानी संग्रह, पिघलते पत्थर ये काव्य संग्रह है। फिर विरूढ़क ये नाटक है। फिर संगम और संघर्ष ये क्या, इनकी आलोचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी देखेंगे भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। अभी भारतेंदु ने जो भी साहित्य रचे हुए हैं वो आपको बताना है। तो पहला भारत दुर्दशा, दूसरा सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा यहाँ पे देख सकते हो अंधेर नगरी, चंद्रावली, नील देवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, कृष्ण चरित्र, भारत वीरत्व। फिर अगला विजयनी, विजय वल्लरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है, एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा मैं फास्ट चली गई ना, अभी देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे का देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है मतलब लेसन नंबर 11, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को दे दिए हैं।